27 जून 1976 की सुबह इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर दिन की तरह चहल पहल थी। एयर फ्रांस फ्लाइट 139 पेरिस के लिए तैयार खड़ी थी, जिसमें 246 से ज्यादा यात्री सवार थे। यह फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, बल्कि इसका एक स्टॉप एथेंस, ग्रीस में था। ज्यादातर यात्री यहूदी थे, क्योंकि फ्लाइट इजराइल से उड़ रही थी। उस समय हर चीज बिल्कुल सामान्य लग रही थी और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह सफर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला है। सुबह करीब 9 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करती है और शुरुआती सफर बिल्कुल शांत रहता है। लगभग 11:30 पर यह फ्लाइट ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जहां कुछ यात्री उतरते हैं और करीब 58 नए यात्री इसमें सवार होते हैं। इन्हीं नए यात्रियों में 4 ऐसे लोग भी शामिल थे जो साधारण पैसेंजर नहीं बल्कि आतंकवादी थे। उन्होंने अपने बैग में गन और हैंड ग्रेनेड छुपा रखे थे और एयरपोर्ट की कमजोर सिक्योरिटी का फायदा उठाकर बिना किसी परेशानी के अंदर आ गए थे। उस समय एयरपोर्ट सिक्योरिटी आज जितनी सख्त नहीं होती थी। एक मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था और एक्सरे स्क्रीनिंग पर भी ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। यही एक छोटी सी गलती आगे चलकर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदलने वाली थी। चारों आतंकवादी प्लेन में चढ़ने के बाद बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हुए अलग अलग जगहों पर बैठ गए, 2 फर्स्ट क्लास में और 2 इकोनॉमी क्लास में। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक प्लान एक्टिव हो चुका था। करीब 12 बजे फ्लाइट एथेंस से पेरिस के लिए फिर से उड़ान भरती है। टेक ऑफ के सिर्फ 8 मिनट बाद जब प्लेन ग्रीस के आसमान में आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक फर्स्ट क्लास में बैठे 2 आतंकवादी खड़े हो जाते हैं। एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे में ग्रेनेड लेकर वे तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बैठे कुछ यात्री और क्रू मेंबर घबरा जाते हैं, लेकिन पीछे बैठे लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आता कि अचानक क्या हो रहा है। कॉकपिट के अंदर उस समय कैप्टन, को पायलट और चीफ इंजीनियर मौजूद थे। जैसे ही बाहर से चीखने की आवाज आती है, कैप्टन मिशेल बकॉस चीफ इंजीनियर को बाहर जाकर देखने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलते हैं, उनके सामने एक आतंकवादी बंदूक और ग्रेनेड के साथ खड़ा होता है। वह तुरंत उसे काबू में कर लेता है और सीधे कॉकपिट के अंदर घुस जाता है, जिससे पूरा प्लेन खतरे में आ जाता है। कुछ ही मिनटों के अंदर हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। आतंकवादी को पायलट की सीट पर बैठ जाता है और बाकी क्रू को बंदूक की नोक पर बाहर कर दिया जाता है। प्लेन अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ चुका था। इसके बाद मुख्य हाईजैकर माइक्रोफोन उठाकर सभी यात्रियों को अनाउंसमेंट करता है कि अब यह प्लेन हाईजैक हो चुका है और अगर किसी ने भी उनके आदेश का पालन नहीं किया तो वे पूरे प्लेन को उड़ा देंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरे प्लेन में डर का माहौल फैल जाता है। यात्रियों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। कुछ ही मिनटों में एक सामान्य उड़ान एक अंतर्राष्ट्रीय बंधक संकट में बदल चुकी थी। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह इस कहानी को और भी खतरनाक मोड़ देने वाला था। जैसे ही प्लेन हाईजैक हुआ, कुछ ही मिनटों में पूरी स्थिति आतंकवादियों के कंट्रोल में आ चुकी थी। फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी दोनों सेक्शन में बैठे बाकी 2 हाईजैकर्स भी अब एक्टिव हो गए थे। उन्होंने बंदूक और ग्रेनेड दिखाकर पीछे बैठे यात्रियों को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया। 2 से 3 मिनट के अंदर ही पूरा एयरक्राफ्ट एक उड़ते हुए बंधक संकट में बदल चुका था, जहां हर इंसान की सांसें डर के साये में अटक गई थीं। मुख्य हाईजैकर कॉकपिट में खड़ा था और उसने पायलट के सिर पर बंदूक रखकर साफ आदेश दिया कि प्लेन को तुरंत साउथ डायरेक्शन में मोड़ा जाए। पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना कोई जोखिम लिए प्लेन को लीबिया की दिशा में मोड़ दिया। इस दौरान कॉकपिट के अंदर तनाव इतना ज्यादा था कि एक छोटी सी गलती भी सैकड़ों लोगों की जान ले सकती थी। थोड़ी ही देर बाद मुख्य हाईजैकर ने पायलट का माइक्रोफोन उठाया और पूरे प्लेन में अनाउंसमेंट किया। उसने खुद को इस फ्लाइट का नया कैप्टन घोषित कर दिया और कहा कि अब यह फ्लाइट उनके आदेशों के अनुसार ही चलेगी। उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी तो वह बिना 1 सेकंड गनवाए पूरे प्लेन को उड़ा देंगे। इस अनाउंसमेंट को उसने इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच में भी दोहराया, ताकि हर यात्री तक यह संदेश साफ पहुंच जाए। अब प्लेन में बैठे लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। चारों हाईजैकर्स अलग अलग संगठनों से जुड़े थे। 2 लोग फिलिस्तीनी संगठन से थे जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, जबकि बाकी 2 जर्मनी के एक कट्टरपंथी ग्रुप से थे। इनका मकसद सिर्फ प्लेन हाईजैक करना नहीं था, बल्कि अपने साथियों को दुनिया भर की जेलों से छुड़वाना था। करीब दोपहर 3 बजे यह प्लेन लीबिया के बेंगाजी एयर स्पेस में पहुंचता है। उस समय तक प्लेन में ईंधन भी कम बचा था, इसलिए पायलट ने लीबिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और पूरी स्थिति समझाई। थोड़ी बातचीत के बाद
प्लेन को बेंगाजी में लैंड करने की अनुमति मिल जाती है। यह लैंडिंग यात्रियों के लिए एक राहत जैसी थी, लेकिन असल में यह खतरे का एक नया चरण था। जैसे ही प्लेन बेंगाजी में लैंड करता है, हाईजैकर्स बिना किसी घबराहट के बाहर निकलते हैं और स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करते हैं। इस दौरान यात्रियों को प्लेन के अंदर ही रोके रखा जाता है, लेकिन उन्हें कुछ खाना और पानी दिया जाता है। यह पूरा माहौल अजीब था। एक तरफ प्लेन हाईजैक हो चुका था और दूसरी तरफ सब कुछ एक सामान्य प्रक्रिया की तरह चल रहा था। इसी दौरान एक हाईजैकर प्लेन के अंदर आता है और सभी यात्रियों के पासपोर्ट और दस्तावेज इकट्ठा करने लगता है। वह उन पर वीजा की स्टैंपिंग करने लगता है, जैसे कि यह कोई नियमित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया हो। यह सब देखकर यात्री और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। करीब 6 से 7 घंटे तक प्लेन बेंगाजी में खड़ा रहता है। इस दौरान रिफ्यूलिंग की जाती है और हाईजैकर्स अपनी अगली योजना पर काम करते हैं। यात्रियों के लिए यह समय बेहद तनावपूर्ण था। हर मिनट ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और कोई भी पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल बन सकता है। शाम होते होते प्लेन फिर से उड़ान भरता है। जैसे ही यह हवा में उठता है, मुख्य हाईजैकर पायलट को निर्देश देता है कि अब प्लेन को युगांडा की तरफ मोड़ा जाए। इस अनाउंसमेंट के बाद प्लेन में बैठे यात्रियों के बीच डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। खासकर इजरायली यात्रियों के लिए यह खबर और भी खतरनाक थी, क्योंकि उस समय युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन अपने कठोर और अनिश्चित फैसलों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम थे। उस समय ईदी अमीन के बारे में कई तरह की कहानियां चलती थीं। कहा जाता था कि वह बेहद क्रूर शासक था, जिसने अपने विरोधियों को बेरहमी से खत्म कर दिया था। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता था कि वह इंसानों को खाने तक से नहीं हिचकिचाता था। ऐसे में जब यात्रियों को पता चला कि प्लेन युगांडा जा रहा है, तो उनका डर कई गुना बढ़ गया। अब यह सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं रही थी, बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था। इजराइल में भी इस खबर ने हड़कंप मचा दिया था। सरकार के अंदर लगातार मीटिंग्स हो रही थीं और हर संभव विकल्प पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका साफ समाधान नहीं था। जब प्लेन युगांडा के एयर स्पेस में पहुंचता है, तो वहां का एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिना ज्यादा सवाल किए उसे लैंड करने की अनुमति दे देता है। यही बात इजराइल और बाकी देशों के लिए और भी ज्यादा चिंता का कारण बन जाती है, क्योंकि इससे यह शक पैदा होता है कि शायद युगांडा की सरकार भी इस पूरी साजिश में शामिल हो सकती है। कुछ ही देर बाद यह प्लेन एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। चारों तरफ युगांडा की सेना तैनात थी, हथियारों से लैस, पूरी तरह तैयार। यह नजारा यात्रियों के लिए और भी ज्यादा डरावना था। अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि वे एक ऐसे देश में हैं जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो सकता है। जैसे ही प्लेन रुकता है, हाईजैकर्स यात्रियों को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं और उन्हें पुराने टर्मिनल की तरफ ले जाते हैं। यह वही जगह थी जहां आगे इस कहानी का सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा जाने वाला था। अब तक जो कुछ हुआ था वह सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। 29 जून 1976 की दोपहर करीब 3:15 पर हाईजैक हुआ एयर फ्रांस का प्लेन युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जैसे ही प्लेन रनवे पर उतरता है, यात्रियों की नजर खिड़कियों से बाहर जाती है और वे देखते हैं कि चारों तरफ युगांडा की सेना तैनात है। ट्रक, जीप और हथियारों से लैस सैनिक पूरे एयरपोर्ट को घेरे हुए थे। यह साफ संकेत था कि अब यह सिर्फ हाईजैकिंग नहीं, बल्कि एक संगठित ऑपरेशन बन चुका है। प्लेन रुकते ही हाईजैकर्स स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करते हैं और थोड़ी ही देर में 3 और आतंकवादी वहां आकर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। अब कुल मिलाकर 7 हाईजैकर्स हो चुके थे। यह बात और भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इससे साफ हो गया था कि यह प्लान पहले से ही बहुत गहराई से तैयार किया गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये 3 लोग एयरपोर्ट के अंदर बिना रोके कैसे पहुंच गए। इसके बाद यात्रियों को प्लेन से नीचे उतारा जाता है और लाइन में खड़ा करके पुराने टर्मिनल की तरफ ले जाया जाता है। दोनों तरफ युगांडा की सेना और हाईजैकर्स हथियार लेकर खड़े थे और बीच में डरे हुए यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पुराने टर्मिनल के अंदर एक बड़ा हॉल था जहां सभी यात्रियों को इकट्ठा किया गया। अब यह जगह एक अस्थायी कैदखाना बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन खुद वहां आते हैं और यात्रियों को संबोधित करते हैं। वह खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करते हैं और कहते हैं कि वह उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके व्यवहार और हालात को देखकर यह साफ था कि असल में वह इस पूरे ऑपरेशन से अनजान नहीं थे। इसके तुरंत बाद हाईजैकर्स अपनी डिमांड सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि उनके संगठन के कुल 53 सदस्य अलग अलग देशों की जेलों में बंद हैं,
जिनमें से 40 इजराइल की जेलों में हैं। उनकी मांग थी कि इन सभी कैदियों को रिहा किया जाए और इसके साथ ही $5 मिलियन की रकम भी दी जाए। उन्होंने इसके लिए 1 जुलाई दोपहर 2 बजे तक की डेडलाइन तय की और साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सभी बंधकों को मार देंगे। डिमांड रखने के कुछ समय बाद ही हाईजैकर्स यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा करते हैं और उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। अब वे यात्रियों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटने लगते हैं। जो यात्री यहूदी थे या इजराइल से जुड़े थे उन्हें एक तरफ कर दिया जाता है, जबकि बाकी लोगों को अलग ग्रुप में रखा जाता है। यह विभाजन बेहद डरावना था क्योंकि इससे साफ था कि हाईजैकर्स का असली टारगेट कौन है। इस दौरान एक दिलचस्प लेकिन खतरनाक स्थिति सामने आती है। एक यात्री के पास ड्यूल सिटीजनशिप होती है और वह नॉन इजरायली पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था, जिससे वह बच जाता है, लेकिन बाकी सभी यहूदी यात्रियों को अलग कर दिया जाता है। इसी बीच एक महिला यात्री की तबीयत खराब हो जाती है और उसे इलाज के लिए युगांडा के एक अस्पताल में भेज दिया जाता है, जो आगे चलकर एक बड़ी त्रासदी का कारण बनने वाला था। 30 जून 1976 को हाईजैकर्स नॉन इजरायली यात्रियों को छोड़ने का फैसला करते हैं। उन्हें एक प्लेन में बैठाकर पेरिस भेज दिया जाता है। एयर फ्रांस के क्रू मेंबर्स को भी जाने का मौका दिया जाता है, लेकिन वे मना कर देते हैं और अपने यात्रियों के साथ रहने का फैसला करते हैं। यह एक साहसिक निर्णय था जिसने आगे की घटनाओं में अहम भूमिका निभाई। अब कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। इजराइल के अंदर वहां हालात पूरी तरह बदल चुके थे। सरकार, सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार मीटिंग्स कर रही थीं। हर मिनट की जानकारी जुटाई जा रही थी। मोसाद, शिन बेट और इजराइल डिफेंस फोर्सेस की टीमें मिलकर इस संकट से निपटने का रास्ता खोज रही थीं। एक खास टीम बनाई गई जिसका काम था हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करना, एयरपोर्ट का लेआउट, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, हाईजैकर्स की संख्या, उनके हथियार और उनकी मूवमेंट। इसी दौरान पेरिस पहुंचे छोड़े गए यात्रियों से भी पूछताछ की जाती है और उनसे मिली जानकारी के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इजराइल सरकार एक तरफ कूटनीतिक रास्ते तलाश रही थी तो दूसरी तरफ सैन्य विकल्पों पर भी काम शुरू कर चुकी थी। अमेरिका और अन्य देशों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की गई, यहां तक कि फिलिस्तीनी नेतृत्व से भी संपर्क किया गया, लेकिन हाईजैकर्स किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच एक दिलचस्प कोशिश की जाती है। एक रिटायर्ड इजरायली अधिकारी जिसकी ईदी अमीन से पुरानी पहचान थी, उसे बातचीत के लिए भेजा जाता है। वह ईदी अमीन को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह बंधकों को छुड़ाने में मदद करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा, यहां तक कि नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल सकता है। लेकिन ईदी अमीन इन बातों से प्रभावित नहीं होता और साफ कह देता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। इजराइल के अंदर अब दबाव बढ़ता जा रहा था। बंधकों के परिवार वाले सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की मांग करते हैं। मीडिया लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था, जिससे सरकार पर और दबाव बन रहा था। इस बीच प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस के बीच मतभेद सामने आते हैं। प्रधानमंत्री का मानना था कि बंधकों की जान बचाने के लिए हाईजैकर्स की मांग मान लेनी चाहिए, जबकि रक्षा मंत्री का कहना था कि ऐसा करने से भविष्य में और बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। आखिरकार यह तय किया जाता है कि एक ठोस प्लान तैयार किया जाए, ऐसा प्लान जो बिना किसी समझौते के बंधकों को सुरक्षित वापस ला सके। अब इजराइल एक ऐसे मिशन की तैयारी में जुट चुका था जो इतिहास में सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन बनने वाला था, और यहीं से शुरू होती है उस ऑपरेशन की असली कहानी, जिसे दुनिया आज ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से जानती है। 1 जुलाई 1976 की सुबह इजराइल के अंदर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। समय तेजी से निकल रहा था और हाईजैकर्स द्वारा दी गई डेडलाइन करीब आती जा रही थी। प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी और रणनीतिकार शामिल हुए। इस मीटिंग में यह साफ था कि अब फैसला लेना ही होगा, या तो आतंकवादियों की मांग मान ली जाए या फिर एक जोखिम भरा सैन्य ऑपरेशन किया जाए। इस मीटिंग में इजराइल के टॉप कमांडर्स ने 3 अलग अलग प्लान प्रस्तुत किए। पहला प्लान था कि नेवी कमांडो लेक विक्टोरिया के रास्ते बोट से जाएं और वहां से चुपचाप एयरपोर्ट में घुसकर हाईजैकर्स को खत्म कर दें। दूसरा प्लान था कि पैराट्रूपर्स को पैराशूट के जरिए एयरपोर्ट के पास उतारा जाए और वहां से हमला किया जाए। तीसरा प्लान था कि एक सिविलियन फ्लाइट के जरिए कमांडो को युगांडा भेजा जाए, जहां वे सामान्य यात्रियों की तरह अंदर जाकर अचानक हमला करें। पहली नजर में ये तीनों प्लान काफी मजबूत लग रहे थे, लेकिन जब इन्हें गहराई से देखा गया तो इनमें एक बड़ी कमी सामने आई।
एग्जिट स्ट्रेटजी। हाईजैकर्स को खत्म करने के बाद बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालना इन तीनों प्लान में लगभग नामुमकिन लग रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि यह ऑपरेशन एक दुश्मन देश के अंदर होना था, जहां युगांडा की सेना किसी भी समय हमला कर सकती थी। लेक विक्टोरिया वाले प्लान में एक और बड़ी समस्या थी, वहां मगरमच्छों की मौजूदगी और अनजान इलाके में मूवमेंट की दिक्कत। पैराशूट वाले प्लान में रिस्क था कि लैंडिंग के समय ही कमांडो पकड़े जा सकते हैं, और सिविलियन फ्लाइट वाला प्लान पूरी तरह ईदी अमीन की अनुमति पर निर्भर था, जिस पर भरोसा करना बेहद खतरनाक था। इन्हीं कारणों से तीनों प्लान को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब समय और भी कम हो चुका था। इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल डैन ने और समय मांगा ताकि एक ऐसा प्लान तैयार किया जा सके जो पूरी तरह इजराइल के कंट्रोल में हो और किसी बाहरी ताकत पर निर्भर ना हो। सरकार ने उन्हें यह मौका दिया क्योंकि अब यही आखिरी उम्मीद थी। इसी दौरान इजराइल ने एक और चाल चली। उन्होंने हाईजैकर्स के साथ बातचीत शुरू की और यह संदेश भेजा कि वे उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतने सारे कैदियों को अलग अलग देशों से इकट्ठा करने में समय लगेगा। इस बहाने उन्होंने कुछ और दिन हासिल कर लिए। बातचीत के बाद डेडलाइन को 4 जुलाई 1976 दोपहर 2 बजे तक बढ़ा दिया गया। यह अतिरिक्त समय इजराइल के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इसी दौरान इंटेलिजेंस टीम को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एंटेबे एयरपोर्ट का जो पुराना टर्मिनल था जहां बंधकों को रखा गया था, उसे एक इजरायली कंपनी ने ही सालों पहले बनाया था। इसका मतलब था कि इजराइल के पास उस बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद हो सकता था। तुरंत उस कंपनी को बुलाया गया और उनसे एयरपोर्ट का पूरा नक्शा, एंट्री एग्जिट पॉइंट, कमरे और कॉरिडोर की जानकारी ली गई। इसके साथ ही पेरिस पहुंचे यात्रियों से मिली जानकारी को मिलाकर एक बिल्कुल सटीक मॉडल तैयार किया गया। अब इजराइल के पास हर छोटी बड़ी जानकारी थी। कौन कहां खड़ा है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कहां से हमला किया जा सकता है। अब एक नया और बेहद साहसी प्लान तैयार किया गया। इस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था स्पीड। पूरा ऑपरेशन इतनी तेजी से किया जाना था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। यही वजह थी कि इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट, यानी बिजली की रफ्तार से वार करना। इस प्लान के अनुसार 100 से ज्यादा इजरायली कमांडो को 4 C-130 हरक्यूलिस विमान में बैठाकर युगांडा भेजा जाना था। ये विमान खास तौर पर चुने गए थे क्योंकि ये खराब रनवे पर भी उतर सकते थे, भारी वजन उठा सकते थे और तेजी से टेक ऑफ कर सकते थे। इसके अलावा 2 बोइंग 707 विमान भी बैकअप के लिए रखे गए थे। सबसे बड़ी चुनौती थी दूरी। इजराइल से युगांडा तक का सफर 4000 किलोमीटर से ज्यादा था। इस लंबे सफर के लिए रास्ते में रिफ्यूलिंग की जरूरत थी, जिसके लिए केन्या से गुप्त रूप से अनुमति ली गई। यह एक बेहद संवेदनशील कदम था, क्योंकि अगर यह जानकारी लीक हो जाती तो पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता था। 3 जुलाई 1976 की शाम करीब 6:30 पर इस मिशन को अंतिम मंजूरी मिल जाती है। कुछ ही घंटों बाद रात करीब 11 बजे चारों C-130 विमान उड़ान भरते हैं। ये विमान रेड सी के रास्ते आगे बढ़ते हैं और फिर दुश्मन की नजर से बचने के लिए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने लगते हैं, इतनी कम कि रडार भी इन्हें ठीक से पकड़ नहीं पाता। इस मिशन की एक और खास बात थी फेक कॉन्वॉय। इजरायली कमांडो एक ब्लैक मर्सिडीज और लैंड रोवर गाड़ियों को साथ ले जा रहे थे। इन गाड़ियों को बिल्कुल वैसा ही बनाया गया था जैसा युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन इस्तेमाल करते थे। प्लान यह था कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ये कमांडो उसी कॉन्वॉय की तरह अंदर जाएंगे जिससे गार्ड्स को शक ना हो। पहले विमान में सबसे खास टीम थी 29 कमांडो की एक यूनिट, जिसे लीड कर रहे थे योनी नेतन्याहू। उनका काम था सीधे ओल्ड टर्मिनल में घुसकर हाईजैकर्स को खत्म करना और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालना। दूसरे विमान में क्विक रिएक्शन टीम थी, जिसे एयरपोर्ट के दूसरे हिस्सों को कंट्रोल करना था। तीसरे विमान का काम था युगांडा एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को नष्ट करना, ताकि वे इजराइल के विमानों का पीछा न कर सकें। और चौथे विमान में मेडिकल और बैकअप टीम थी, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद कर सके। अब सब कुछ तैयार था। चारों विमान अंधेरे में बिना लाइट्स के हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन की जमीन की ओर बढ़ रहे थे। हर एक कमांडो जानता था कि यह मिशन कितना खतरनाक है। एक छोटी सी गलती पूरे ऑपरेशन को फेल कर सकती थी। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगला कदम इतिहास के सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन को जन्म देने वाला था। ओल्ड टर्मिनल के अंदर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। इजरायली कमांडो अब पूरी तरह एक्शन में आ चुके थे। जैसे ही वे अंदर घुसे,
उन्होंने देखा कि पैसेंजर्स डरे हुए हैं और फर्श पर लेटे हुए हैं। कुछ रो रहे थे, कुछ कांप रहे थे और कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। कमांडो ने तुरंत लाउड आवाज में चिल्लाया, स्टे डाउन, स्टे डाउन। यह आदेश इंग्लिश और हिब्रू दोनों भाषाओं में दिया गया था ताकि सभी लोग समझ सकें। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक पैसेंजर घबराकर खड़ा हो जाता है और उसी पल एक कमांडो उसे हाईजैकर समझकर गोली चला देता है। यह एक दर्दनाक गलती थी, लेकिन उस समय हालात इतने तेज और खतरनाक थे कि सही और गलत का फैसला सेकंड्स में लेना पड़ रहा था। अब कमांडो तेजी से पूरे हॉल को क्लियर करने लगते हैं। 2 हाईजैकर्स वहीं पर मारे जाते हैं। बाकी के बारे में जानकारी लेने के लिए वे पैसेंजर्स से पूछते हैं। डर के मारे कांपते हुए कुछ लोग इशारा करते हैं, वो उस कमरे में है। कमांडो बिना देर किए उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। अंदर घुसने से पहले वे एक ग्रेनेड फेंकते हैं और फिर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में बाकी सभी हाईजैकर्स भी ढेर कर दिए जाते हैं। अब तक कुल 7 हाईजैकर्स मारे जा चुके थे, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर युगांडा की सेना पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। एयरपोर्ट के अलग अलग हिस्सों से लगातार फायरिंग हो रही थी। इसी बीच इजरायली कमांडो की बाकी टीमें अपने अपने मिशन पूरे कर रही थीं। एक टीम ने न्यू टर्मिनल को कंट्रोल में ले लिया था, दूसरी टीम ने कंट्रोल टावर को काबू कर लिया था ताकि दुश्मन कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक न कर सके। इसी दौरान सबसे दुखद खबर सामने आती है। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे कमांडर योनी नेतन्याहू को एक गोली लग चुकी थी। जब वे ओल्ड टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक युगांडाई सैनिक ने उन पर फायर किया था। गोली लगते ही वे जमीन पर गिर गए और कुछ ही पलों में उनकी जान चली गई। लेकिन कोई रुका नहीं, क्योंकि मिशन अभी बाकी था। कमांडो ने तुरंत अपने अंदर के दर्द को दबाया और आगे बढ़ते रहे। उनका एक ही लक्ष्य था, जितने ज्यादा होस्टेजेस को जिंदा बाहर निकालना। अब धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स को बाहर लाया जाने लगा। कमांडो उनके चारों तरफ एक सिक्योरिटी कवर बनाकर उन्हें रनवे की तरफ ले जा रहे थे। हर कदम पर गोलियों की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। इसी बीच एक और टीम युगांडा एयरफोर्स के खड़े फाइटर जेट्स की तरफ बढ़ती है। वहां कुल 11 मिग फाइटर जेट्स खड़े थे। अगर ये जेट्स उड़ जाते तो इजरायली विमानों के लिए वापसी नामुमकिन हो सकती थी। इसलिए कमांडो ने बिना देर किए उन सभी जेट्स को विस्फोट से उड़ा दिया। अब दुश्मन के पास पीछा करने का कोई साधन नहीं बचा था। उधर सभी पैसेंजर्स को तेजी से C-130 विमानों में बैठाया जा रहा था। घायल लोगों का इलाज वहीं किया जा रहा था। मेडिकल टीम लगातार काम कर रही थी। पूरा ऑपरेशन इतनी तेजी से हुआ कि युगांडा की सेना संभल ही नहीं पाई। कुल मिलाकर सिर्फ 33 मिनट। इतने समय में इजराइल ने दुश्मन देश के अंदर घुसकर सभी हाईजैकर्स को खत्म किया, 100 से ज्यादा होस्टेजेस को बचाया, दुश्मन के एयरक्राफ्ट नष्ट किए और सुरक्षित वापस निकल गए। जब सभी लोग विमानों में बैठ चुके तो चारों C-130 एक एक करके रनवे से उड़ान भरते हैं और अंधेरे आसमान में गायब हो जाते हैं। लेकिन मिशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वापसी के रास्ते में इन विमानों को केन्या में लैंड करना था, क्योंकि ईंधन सीमित था। केन्या ने गुप्त रूप से इजराइल की मदद की थी। वहां रिफ्यूलिंग की गई और फिर ये विमान सीधे इजराइल की तरफ उड़ गए। जब ये विमान इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहां का नजारा पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक बन जाता है। हजारों लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये डर के नहीं, खुशी के आंसू थे। लोग अपने परिवार वालों को गले लगा रहे थे। कुछ लोग जमीन पर बैठकर रो रहे थे और पूरा देश अपने हीरोज का स्वागत कर रहा था। लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। 3 होस्टेजेस इस ऑपरेशन में मारे गए और एक होस्टेज डोरा ब्लोच, जो पहले ही बीमार होकर अस्पताल भेजी गई थी, उसे बाद में युगांडा सरकार ने मार दिया। और सबसे बड़ा नुकसान, योनी नेतन्याहू। वे इस मिशन के इकलौते कमांडो थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्हें इजराइल का राष्ट्रीय हीरो बना दिया। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन का नाम भी बदलकर उनके नाम पर रख दिया गया, ऑपरेशन योनातन। यह मिशन सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, यह दुनिया के इतिहास का सबसे साहसी और लंबी दूरी का मिलिट्री ऑपरेशन बन गया। इसने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, प्लानिंग परफेक्ट हो और हिम्मत अटूट हो, तो हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी दुश्मन के दिल में घुसकर जीत हासिल की जा सकती है। और शायद यही वजह थी कि इस ऑपरेशन के बाद पूरे इजराइल में एक नई ऊर्जा आ गई। लोगों का भरोसा अपनी सेना पर और भी मजबूत हो गया। और आगे चलकर योनी नेतन्याहू के भाई बेंजामिन नेतन्याहू इसी भावना और इस इतिहास की वजह से
इजराइल के प्रधानमंत्री बने। यह कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं थी, यह कहानी थी हिम्मत की, स्पीड की और उस जज्बे की जो कहता है हम अपने लोगों को कहीं भी किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। इतिहास गवाह है, एंटेबे की वो रात आज भी याद की जाती है जब 33 मिनट में दुनिया बदल गई थी। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।